नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डियर गुरुजी चैनल में। तो इस वीडियो में आपके लिए हिंदी प्रैक्टिस सीरीज का एक और पार्ट लेके आ गया हूँ, जिसमें अपन 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही होते हैं। 25 में से आपको 23 प्लस का सही आंसर करना है, अगर आप किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे वीडियोस मिलते रहते हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट भी जरूर करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला है कि तद्भव किसे कहते हैं। तद्भव किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन है आपके सामने। संस्कृत से उत्पन्न शब्दों को, विदेशी भाषा से आए शब्दों को, संस्कृत से शुद्ध वाक्यों को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत से उत्पन्न शब्दों को क्या कहा जाता है, तद्भव शब्द कहा जाता है। मतलब ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म विपरीतार्थी नहीं है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से तीन ऐसे हैं जो विपरीतार्थी युग्म है और एक ऐसा है जो विपरीतार्थी नहीं है। तो आपको वही फाइंड आउट करना है। चलिए पहला ऑप्शन आपका कंजूस और उदार, दूसरा ऊंचा नीचा, तीसरा उदय उग्र और तीसरा उत्थान और पतन। तो पहला आप देखेंगे कंजूस और उदार, तो ये तो आपके विपरीतार्थी शब्द है। कंजूस का विपरीत क्या होता है, उदार होता है, ठीक है, विलोमार्थी शब्द है। दूसरा आपका ऊंचा नीचा, तो ये भी आपके विपरीतार्थी शब्द है। ऊंचा का विलोम क्या होता है, नीचा। और चौथा आप देखेंगे उत्थान पतन, तो ये भी विपरीतार्थी शब्द है। उत्थान का विलोम क्या होता है, पतन होता है। पर यहाँ पर देखेंगे उदय और उग्र, उदय और उग्र ये दोनों क्या है, विपरीतार्थी शब्द नहीं है। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा जो है वो विपरीतार्थी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शोषण करने वाला डैश, यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। इनमें से आपको चारों में से एक फिल करना है। क्या नहीं करता, शोषण करने वाला क्या नहीं करता इन चारों में से। शोषक, पोषक, पोषण या पालन। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, पोषण हो जाएगा। शोषण करने वाला पोषण नहीं करता, ठीक है। ये क्या है, आपके विपरीतार्थी शब्दों से ही लिया गया। शोषण का विपरीतार्थी क्या होता है, पोषण होता है। तो शोषण करने वाला पोषण नहीं करता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चांदनी का पर्यायवाची है। चांदनी का पर्यायवाची क्या होगा। चार ऑप्शन है आपके सामने, चांद, ज्योत्सना, शशि या सोम। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन दूसरा। ज्योत्सना जो है जो आपका काय का पर्यायवाची है, चांदनी का पर्यायवाची है। बाकी ये जो तीनों है, चांद, शशि और सोम, ये किसके पर्यायवाची है, चांद के पर्यायवाची। मतलब ये तीनों आपस में पर्यायवाची है। पर जो ज्योत्सना है वो आपका किसका पर्यायवाची है, चांदनी का पर्यायवाची है। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन दूसरा, ज्योत्सना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अली, मधु, मधुकर, ये निम्न किसके पर्यायवाची है। ये किसके पर्यायवाची इन चारों में से। तो रात्रि, शहद, भोरा या फिर ब्रश। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन तीसरा। ये तीनों किसके पर्यायवाची है, भोरे के पर्यायवाची। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न पद में शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। यहाँ पर एक शब्द युग्म दिया है, तो इनके सही अर्थों का आपको इन चारों ऑप्शन में से पता लगाना है कि सही ऑप्शन क्या है। तो पहला दिया उपद्रव और उद्दंड, उपद्रव और खिताब, पद या पाद, पद या उपद्रव, ठीक है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि इनका सही अर्थ क्या है। तो साथियों ये जो उपाधि है, इस उपाधि का अर्थ क्या होता है, पद होता है, ठीक है। और इस उपाधि का अर्थ होता है उपद्रव, ठीक है। उपाधि करना बोलते हैं ना, उपाधि करते हैं, तो इसका अर्थ होता है उपद्रव और इसका अर्थ क्या होता है आपका, इसका अर्थ होता है पद, ठीक है। सिर्फ मात्रा का ही अंतर है। यहाँ पर आप देखेंगे धा में तो छोटी ई की मात्रा लगी हुई है और इसमें आपकी बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। तो इस उपाधि का अर्थ होता है उपद्रव और इसका होता है पद। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, पद और उपद्रव, ये क्या है आपके, इसके अर्थ हो जाएंगे। तो ऑप्शन चौथा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अथ्य, अथ्य में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये चार ऑप्शन आपको दिए ना, चारों में से आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो आप गेस कर लीजिए, मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन दूसरा रहेगा, ए। इसमें क्या है, प्रत्यय लगा हुआ अथ्य में, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुलार में उपसर्ग है। दुलार में कौन सा उपसर्ग है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगाए जाते हैं। ये आपके चार ऑप्शन रहे, इन चारों में से आपको बताना है कि इस दुलार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। इसमें दू प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, दू, ठीक है। दुलारा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, दू प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक से अधिक उपसर्ग से बना शब्द क्या कहलाता है। जो शब्द एक से अधिक उपसर्ग से बना होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है आलोचना,
समालोचना, सहकारी या सहोदर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा। एक से अधिक उपसर्ग से बने शब्दों को क्या कहा जाता है? समालोचना कहा जाता है। ठीक है, समालोचना कहा जाता है एक से अधिक उपसर्ग से बने हुए शब्दों का। तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन दूसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वो नीचे कमेंट में जरूर बताइए आपके कितने सही हो रहा है। ठीक है, अगर 23 प्लस आपने 23, 24 या फिर 25 ही आपने सही करें तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, और अगर 23 से आप कम हैं तो फिर आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए आपको प्रश्न है, ता वर्ण की ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ है? जो ता आपका वर्ण होता है उसकी उच्चारण कहाँ से होता है? तो ऑप्शन है नासिका, दंत, मूर्धन्य या तालव्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा साथियों? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा, दंत। जो तो आपका ता है वो कौन सा? दंत ध्वनि वाला वर्ण है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? तो यहाँ पर पूछा गया है अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं हिंदी वर्णमाला में। ये चार आपके ऑप्शन रहे, इन चारों में से आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन चौथा, अम और रहा है जो क्या है? अयोगवाह वर्ण है हिंदी वर्णमाला के। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो यहाँ पे आपको एक लोकोक्ति दी है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही अर्थ क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिए, सब एक समान, सब दृष्ट प्रवृत्ति वाले एक समान, सबके साथ समान व्यवहार करना, या सबका एक समान समझना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा साथियों? सभी आंसर रहेगा आपका ऑप्शन दूसरा, सब दुष्ट प्रवृत्ति वाले एक समान होते हैं। जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, दुष्ट व्यक्ति, वो एक समान होते हैं। ठीक है, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, तो सभी दुष्ट प्रकृति के क्या होंगे? एक समान होंगे। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद के भरम हो तो मोद खे कुमुदनी को। चंद के भरम हो तो मोद है कुमुदनी को। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? ठीक है, चार ऑप्शन है, विरोधाभास, भ्रांतिमान, अतिशोक्ति या उपयुक्त को सभी। तो साथ ही इस प्रश्न का मैं सही आंसर बता देता हूँ। पहले तो इसका अर्थ बता देता हूँ आपको कि कुमुदनी को देखकर चांद का भ्रम होना। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है कि कुमुदनी को देखकर चांद का भ्रम होता है। तो साथियों यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक किसी चीज़ को देखकर दूसरी चीज़ का भ्रम होना, मतलब यहाँ पे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। तो ये आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे भ्रम होता है, एक वस्तु या एक चीज़ को देखकर दूसरी का भ्रम होना, तो वहाँ पर कौन सा होता है? आपका भ्रांतिमान अलंकार। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, क्योंकि कुमुदनी को देखकर चांद का यहाँ पर भ्रम हो रहा है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज पानी बहुत गिरा। आज पानी बहुत गिरा, इसमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इनको पहचानना है। तो साथ ही इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन पहला, मिश्र वाक्य। जो आज पानी बहुत गिरा में कौन सा वाक्य, माफ़ कीजिएगा, ये आपका कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। ठीक है, मतलब ऑप्शन पहला आपका सही रहेगा। आज पानी बहुत गिरा में कौन सा वाक्य? आपका सरल वाक्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन पहला आपका सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, द्वंद्व का अर्थ है। द्वंद्व जो है शब्द, इसका क्या अर्थ है? जोड़ा या युग्म, समूह, क्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व का जोड़ा या युग्म। ठीक है, द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? जोड़ा या युग्म होता है। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन पहला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यण संधि का उदाहरण है? कौन सा शब्द आपका यण संधि का यहाँ पर उदाहरण है? चार ऑप्शन, इत्यादि, नयन, रूपेश या फिर एकाएक। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन पहला सही रहेगा, इत्यादि। ठीक है, इत्यादि जो है वो आपका कौन सी संधि का उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि। ठीक है, इति धन आदि होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यण संधि का एक उदाहरण है, इत्यादि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, रति नामक स्थायी भाव की व्युत्पत्ति किस रस से हुई है? रति नाम के स्थायी भाव की व्युत्पत्ति किस रस से हुई है? तो चार ऑप्शन है, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? आपका रति है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाकाव्य में होता है जीवन का खंड चित्रण, जीवन का वृत्त चित्रण, दोहा छंद या उत्सव भाव। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, महाकाव्य में जीवन का वृत्त चित्रण होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन दूसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है सिंह का पर्यायवाची क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए तो इनमें से आपको बताना है सिंह का पर्यायवाची क्या होगा। सारंग, इंद्र, मृग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन पहला रहेगा। सारंग जो है वो किसका पर्यायवाची है, सिंह का पर्यायवाची है। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन पहला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यहाँ पे तरणी दिया हो तो इसमें बताना है इन चारों में से पर्यायवाची कौन सा होगा, सूर्य, नाव, युवती या फिर नदी। तो तरणी का पर्यायवाची क्या होगा। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन दूसरा। तरणी का पर्यायवाची क्या होगा, यहाँ पर नाव होगा। नाव किसका पर्यायवाची है, आपका तरणी का पर्यायवाची। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जिसका कोई अंत नहीं के लिए एक शब्द लिखी है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से ये प्रश्न है कि जिसका कोई अंत नहीं है उसको क्या कहा जाता है, आदि, अनंत, अनादि या अनंत, अनंतन। ठीक है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन दूसरा रहेगा। जिसका कोई अंत नहीं होता उसे क्या कहा जाता है, अनंत कहा जाता है। तो ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। इन ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी में अर्थ क्या होगा, योग्यता क्रम से, वरिष्ठता क्रम से, व्यवस्थित क्रम से या सद्भाव के रूप में। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर ऑफ मेरिट का अर्थ होगा योग्यता क्रम से। मतलब कि ऑप्शन पहला आपका सही रहेगा, योग्यता क्रम से इन ऑर्डर ऑफ मेरिट का अर्थ होता है। ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आपको यहाँ पर रेगुलर वीडियोस मिलते रहते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न पंक्ति में किस छंद है। यहाँ पर यहाँ पर ये पंक्ति दी है तो इनमें से आपको बताना है कौन सा छंद है। ठीक है। यहाँ पर दिखा हुआ सूखी मीन जे नीर अगाधा जिमि हर्षे ना एक बाधा मीन विले जल से तब होती तड़प तड़प निज जीवन खोती। तो साथियों यहाँ पर इसका अपन भावार्थ देखें तो ऐसा रहता है कि जिस प्रकार से मछली पानी के अंदर अत्यंत सुख पाती है, अत्यंत सुख से रहती है, उसी प्रकार हरि के चरण में जो भी रहता है वो बहुत सुखी रहता है, उसको कोई बाधा नहीं रहती। पर जैसे ही मछली पानी से अलग होती है वो तड़प तड़प के अपना जीवन खो देती है, इसका अर्थ है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन सी चौपाई है। तो साथियों यहाँ पर आपको क्या है, मात्रा गिनने की आवश्यकता पड़ती है। तो अपन यहाँ पर मात्रा गिनेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पहला जो शब्द है सुखी लिखा हुआ, तो इसमें कितनी मात्रा हो गई आपकी, पहले एक और फिर आपकी यहाँ पर कितनी हो गई, दो। ठीक है। तो ये कितनी मात्रा हो गई, पहले शब्द में आपकी 3 हो गई। दूसरा शब्द आप देखेंगे मीन, तो मीन में पहले माँ में कितनी मात्रा है आपकी, पहले शब्द में 3 हो गई और माँ में आपकी कितनी, मीन में कितनी मात्रा है, 2 है और आपकी नाम में कितनी, 1। तो यहाँ भी आपकी कितनी मात्राएं हो गई, 3 मात्रा हो गई। जे में कितनी मात्रा हो गई आपकी, 2 मात्रा हो गई। नीर में आपकी कितनी मात्राएं हो गई, नीर में आपकी मात्रा हो जाएगी 2, नीर में 2 है और रा में 1 है, तो आपकी यहाँ पर कितनी मात्रा हो जाएगी, 3 मात्राएं हो जाएंगी। अगाधा में कितनी मात्रा है, 1, 2, 2। ठीक है। तो पहले आपके जो चरण में कितनी मात्रा हो गई, 3, 3, 6, 3, 3, 9, 9, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, यहाँ पर 16 मात्रा हो गई। ठीक है। तो साथियों इस प्रकार आप मात्रा को काउंट करेंगे तो हर एक चरण में आपकी कितनी मात्रा होंगी, 16 इसमें मात्राएं होंगी। तो मैंने आपको मात्रा गिनना भी आपको बता दिया किस तरीके से आपको मात्रा गिनना है। तो यहाँ पर आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चौपाई। चौपाई में कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 16 मात्राएं होती है। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा इस प्रश्न का, ऑप्शन तीसरा रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतर और अनंतर शब्द युग्म में सही भेद का चयन कीजिए। अंतर और अनंतर में सही युग्म भेद का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए, मित्रता, बाद में, दूरी, निकट, मतभेद, मतैक्य या अंतकरण, ईर्ष्या। तो साथियों यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो अंतर लिखा हुआ है इसका अंत क्या होता है, भिन्नता। इस अंतर का अर्थ क्या होगा, भिन्नता। और इस अनंतर का अर्थ क्या होता है, बाद में। अनंतर का मतलब होता है बाद में, मतलब ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस अंतर और जो अनंतर लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या हुआ, भिन्नता और बाद में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वादी और वादी शब्द युग में सही अर्थभेद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इनका सही अर्थ क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, गरिष्ठ भोजन वक्ता, वक्ता गरिष्ठ भोजन, वक्ता अजीर्ण, गरिष्ठ भोजन श्रोता। तो साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वादी लिखा हुआ पहला वादी, इसका अर्थ क्या होता है साथियों, आपका होता है वक्ता। ठीक है। इसका अर्थ होगा आपका वक्ता। और ये जो वादी लिखा हुआ है जिसका अर्थ होता है गरिष्ठ भोजन, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। ठीक है साथियों। तो साथियों ये थे आज के 25 कुछ प्रश्न। तो आप नीचे कमेंट में बताइए कि आपके कितने प्रश्न इन 25 में से सही हुआ है। ठीक है। 23 प्लस आपने स्कोर किया तो आपके अच्छे तैयारी चल रही है। क्योंकि साथियों अगर 25 में से आपने 23 स्कोर किया तो फिर भी आप तैयारी कर रहे हैं, और अगर 25 से आपको 23 से कम स्कोर है आपका तो आपको मेहनत की आवश्यकता है। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप
पूरे के पूरे मार्क्स लेके आ सकते हैं। अगर कोई सा पेपर जैसे एसआई का पेपर अगर 70 नंबर का आता है तो उसमें आपको 65 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।